हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट के जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट या ईपीएफओ के एग्जाम में जो पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर है उनका डिटेल में सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एंड इस सीरीज में आज मेरा 15th लेक्चर वीडियो है। 14 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट जरूर रेफर करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि अ कॉपीराइट अकाउंट बिलोंग्स टू अ, यानी कॉपीराइट अकाउंट जो है ये किस में बिलोंग करता है। क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, टेंजिबल रियल अकाउंट है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, या ये पाइगोवियन अकाउंट है। ठीक है, तो ये किस टाइप का अकाउंट है ये पूछा गया है। तो वैसे ये क्लास 11 का सिंपल क्लास 11 का बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट आपने पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट ना कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कई जगह पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट होता क्या है, व्हाट इज कॉपीराइट। तो आपने किताबों में कोई बुक वगैरह आप देखिएगा, उसके फर्स्ट पेज पे जहाँ पे इंट्रोडक्शन से पहले उसमें एक वर्ड लिखा रहता है कॉपीराइट, कि ये बुक जो है कॉपीराइट है इस पब्लिकेशन का, या म्यूजिक का कॉपीराइट होता है। तो कॉपीराइट बेसिकली क्या है, कॉपीराइट ओनर, कॉपीराइट होता क्या है ये बता दे रही हूँ। कॉपीराइट जो होता है ओनर को ये एक्सक्लूसिव लीगल राइट देता है कि वो उस प्रोडक्ट को, वो जो भी क्रिएटिव चीज है, चाहे वो कोई किताब है, म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है, उस क्रिएटिव चीज को वो पब्लिश कर सकता है, सेल कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये उसका कॉपीराइट है और कोई नहीं कर सकता है। तो ओनर को ये जो लीगल कानूनी अधिकार मिलता है दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। और ये क्या है, एसेट है ना, संपत्ति है, इसकी वैल्यू है जो ओनर को क्या है, बेनिफिट देगी, इकोनॉमिक वैल्यू है जो जिससे ओनर को फायदा होगा। तो इट इज एन एसेट। ये जो कॉपीराइट है ये एसेट है, लेकिन किस टाइप का एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट जो होता है इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो ये किस टाइप का एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक, देखिए रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट डील्स इन एसेट। रियल अकाउंट मतलब एसेट, एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट, एसेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो रियल अकाउंट में आती है। ठीक, अच्छा आपको ये तो पता है ना अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इन सब से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट तीन टाइप के। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कॉपीराइट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, पर्सनल अकाउंट है नहीं। क्या ये कोई फायदा नुकसान या इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट है, नहीं है। तो यानी ये कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है एंड कॉपीराइट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल है क्यों, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल, इट इज नॉट अ फिजिकल एसेट, ये फिजिकल एसेट नहीं है, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट है। और यहाँ पे तो कॉपीराइट के बारे में पूछा गया है, बट चाहे कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, गुडविल हो, ये सब क्या है, इंटेंजिबल रियल एसेट है। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बट इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इनटेंजिबल रियल एसेट। कॉपीराइट अकाउंट किस टाइप का है, कॉपीराइट अकाउंट है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया है ना, वैसे नॉमिनल मैंने बता दिया, टेंजिबल ये बता दिया, यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज किया है कंफ्यूज करने के लिए। ये वर्ड क्या है, पाइगोवियन अकाउंट। तो बता दें ये कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं है, पाइगोवियन अकाउंट जो है इट्स नॉट एन अकाउंटिंग टर्म, ये कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं है, ये एक तरीके का टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है उन एक्टिविटीज पे जिनसे सोसाइटी को हार्म हो, जैसे सिगरेट पे जो टैक्स वगैरह लगाया जा रहा है, ठीक है, उसको पाइगोवियन अकाउंट, पाइगोवियन टैक्स से रिलेटेड है। तो पहली बात तो ये कोई वो अकाउंटिंग टर्म है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आंसर समझ में आ गया, इंटेंजिबल रियल एसेट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक टॉपिक क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 12th में नहीं तो ग्रेजुएशन में होता है, टॉपिक रेशियो एनालिसिस, डिटेल में पढ़ा होगा, जहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि रेशियो कितने टाइप के होते हैं। अच्छा ये टॉपिक मैंने अपने चैनल पे भी डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, क्लास 11th की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, क्लास 12th की प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं इसके लिए।
ठीक है, तो उनमें ये टॉपिक मैंने कवर किया। रेशियो एनालिसिस में डिटेल में बताया था कि रेशियो क्या है। वैसे तो 4 टाइप के मेन जो है रेशियो 4 टाइप के होते हैं, पर कुछ जगह पांचवा भी एक टाइप है। तो रेशियो 4 या 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 4 या 5 कैटेगरी है। फिर इसके अंदर बहुत सारे रेशियोज होते हैं। तो कुछ 20 से 25 रेशियो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है डिफरेंट वीडियो लेक्चर में, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे टोटल एसेट दिया है 2,60,000, टोटल डेट दिया है 1,80,000, करंट लाइबिलिटी दी है 20,000। आपको बताना है डेट इक्विटी रेशियो। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन आप ये जो क्वेश्चन है आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू नो द फॉर्मूला ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। आपको अगर डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला पता होगा तभी तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना कैसे होगा। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। देखिए वर्ड क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ना। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी डेब्ट और इक्विटी की बात हो रही है, बट यहाँ पे कौन सा डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है। ठीक है, तो बस यही बात है खास जो ध्यान रखिएगा। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। ठीक, अब जरा देखते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है। एक मिनट थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म डेब्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं। क्वेश्चन में टोटल डेब्ट दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है। तो देखिए टोटल, एक बार मैं लिखती हूँ इस पे। देखिए टोटल डेब्ट क्या होता है, टोटल डेब्ट किसका सम होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों का सम होता है टोटल डेब्ट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं दिया है तो हम निकाल लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है, टोटल डेब्ट यानी 1,80,000 माइनस, ये इधर जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है, 20,000। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आ गया, 1,60,000। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल गया 1,60,000। ठीक, तो हमारा न्यूमरेटर निकल गया। डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए जो न्यूमरेटर चाहिए था लॉन्ग टर्म डेब्ट, वो निकल गया। डिनोमिनेटर में क्या था, इक्विटी था। ठीक है, इक्विटी क्वेश्चन में दिया है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 1,60,000। ठीक है, इक्विटी क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, हम जानते हैं इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होता है, इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। ठीक है, इक्विटी क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। टोटल एसेट कितने का है, 2,60,000। टोटल डेब्ट कितने का है, बताइए टोटल डेब्ट कितने का है, 1,80,000। ठीक है, अब दोनों को आप माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 80,000 आएगा। दोनों को माइनस करेंगे, 80,000 आ गया। ठीक है, तो हमें इक्विटी पता चल गया। इक्विटी उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए 80,000। अब इसको डिवाइड करिए, 1,60,000 को 80,000 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए किया है, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। ठीक है, देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होगा, टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करें। बेसिकली टोटल डेब्ट जो होता है ना, इन दोनों का सम होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी का सम होता है। तो यहां से हम ये निकाल लेंगे। ठीक, इक्विटी क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट होता है। ठीक है, तो बस इक्विटी निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालेंगे, दोनों को उठा के फॉर्मूले में पुट करेंगे, यू विल गेट 2:1। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है कि डेब्ट इक्विटी, अगेन रेशियो एनालिसिस से ये वाला है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो यानी इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ये बात समझ में आ गई। अगला क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये बात, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से एक सही होगा, इन दोनों में से एक सही होगा, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की। तो ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, मैं वैसे डिटेल में आपको टाइप ऑफ रेशियो मैंने पढ़ाया है, रेशियो एनालिसिस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, 5 से 6 लेक्चर वीडियो में डिटेल में बताया। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में बताओ तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ।
ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो से देखिए क्या पता चल रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बेसिकली क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में कितना फाइनेंशियली स्टेबल, कितनी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है लॉन्ग टर्म में। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी नहीं बताता है, लॉन्ग टर्म की बताता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, दिस इज राइट, इन दोनों में से तो ये राइट है। अगला देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट फंड फ्लो का सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ाया है और मैंने बताया है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये वो स्टेटमेंट होता है विच शोज द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितना भी कैश का मूवमेंट हो रहा है, कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, and it is prepared along with balance sheet and income statement and fund flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया तो आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड फंड फ्लो नहीं बनाना होगा ना, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट करता है। सबका पर्पस अलग है ना। देखिए, इनकम स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, प्रॉफिट लॉस। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंड फ्लो स्टेटमेंट से इसका पर्पस दूसरा है। ठीक है, तो सब स्टेटमेंट का पर्पस अलग है, तो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देता है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, ये कॉम्प्लीमेंट करता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का, रिप्लेस नहीं करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा सही है। बहुत सारा मैंने गोच दिया है, इसमें से आप समझ सकते हैं कौन सा सही है। एक सेकेंड, कौन, एक तो इसमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी सही है एंड इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड थर्ड कहां पे है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है रेशियो एनालिसिस, या फिर कह लीजिए टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ाया है। तो वहां मैंने बताया है कि 4 से 5 टाइप के रेशियो है, कुछ बुक में 4 मिलेंगे, कुछ बुक में 5 टाइप के रेशियो है। तो ये मेन कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है टाइप का रेशियो लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो, पांचवा होता है चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो मेन वैसे ये 4 टाइप के रेशियो होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, इनका पर्पस अलग अलग है। लिक्विडिटी रेशियो ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है, सॉल्वेंसी रेशियो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है, एक्टिविटी रेशियो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग इफिशिएंसी बताता है कि कितनी इफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी बताता है। तो सबके पर्पस अलग अलग है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो का एग्जाम्पल है, लिक्विडिटी रेशियो में हमने कुछ रेशियोज पढ़े थे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये सब पढ़ा था। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब। और पांचवा जो है कुछ बुक में और मिलेगा, पांचवा भी टाइप का एक रेशियो होता है, दैट इज मार्केट वैल्यू रेशियो। मार्केट वैल्यू रेशियो से बेसिकली कंपनी की मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लगता है। ठीक है, इसमें जैसे अर्निंग पर शेयर आता है, पीई रेशियो आता है, डिविडेंड यील्ड आता है, ये सब इसमें आते हैं, ये सब रेशियोज आते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही रेशियो मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया है, तो आप पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मेरा पर्पस ये था कि इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाए, सारे रेशियोज के नाम एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एंड इसमें 20 से 25 रेशियोज आपको पढ़ने होते हैं। तो ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसका आंसर पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा। क्या दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, और क्या दिया है, परचेजेस दिया गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो देखिए अगेन रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन है ये, कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो। अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है, देखो मैंने ऑपरेशन लिख दिया है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स।
ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सेल्स क्वेश्चन में दी है क्या? हाँ देखिए सेल्स तो क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख, तो यानी हमें सेल्स तो फाइंड आउट करना नहीं है, सेल्स दी है, यहाँ पे मैं 1 लाख इसको पुट कर देती हूँ, तो ये हो गया। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी है क्या? तो देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नहीं दी है, क्लोजिंग, ओपनिंग, सेल्स, एक्सपेंसेस, परचेज दिया गया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का दरअसल फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इतना ज्यादा यूज करते हैं, ये देखिए ये फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ, ये जो दिया गया है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये ऑपरेशन में यूज हो रहा है ना, तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दिया हुआ है शायद 20,000 जितना अमाउंट है, एक मिनट कितना है, 20,000 है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दिया है 20,000। ठीक है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी दी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग बहुत क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्वेश्चन में दिया है? क्वेश्चन में ऐसा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए, इसमें ओपनिंग स्टॉक कितने की है? ओपनिंग स्टॉक है 20,000। ठीक है, प्लस परचेज कितने का है? 70,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 30,000। ठीक है, बस इन सारे फिगर को पुट करिए। ओपनिंग है 20,000, 70,000 माइनस 30,000, यानी इन दोनों को सम किया 90,000 माइनस 30,000 60,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ठीक है, और इसी के साथ मैंने बहुत ज्यादा गोच दिया है, तो मैं अब दूसरे कलर की पेन ले लेती हूँ, पिंक कलर की ले लिया। ठीक है, तो हम करें ये ऑपरेटिंग रेशियो निकाले। ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 60,000 ये है, प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं सॉरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 20,000 ये आ गया। एंड आपका नेट सेल्स कितना है? क्वेश्चन में दिया है 1 लाख। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करिएगा तो परसेंटेज के टर्म में आएगा, तो आ जाएगा 80%। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। ऑप्शन में दिया है 80%, हाँ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 80% आ गया। ठीक, तो इस तरीके से किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो तभी हो पाएगा व्हेन यू नो द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा, नहीं फॉर्मूला पता है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? दो चीजों का सम होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। यहां से निकाल के इसको यहां पुट करिएगा, इनको उठा के यहां पुट करिएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज है, जरा मुझे बताइए कि अगर ऑपरेटिंग, इसमें तो और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है तो वो क्या शो करता है, और ज्यादा आ रही है तो क्या शो करता है? तो बताइए, यहाँ पे तो ऑपरेटिंग रेशियो जो निकल के आया वो क्या आया? ज्यादा आया ना, 80% आया है। ठीक, तो बताइए व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज इट्स इंटरप्रिटेशन, इससे क्या समझ में आता है? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा निकल के आ रहा है इसका मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू नेट सेल्स। अगर ऑपरेटिंग, फिर से बोल रही हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो की वैल्यू ज्यादा निकल के आ रही है तो इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद नेट सेल्स। तो कॉस्ट ज्यादा हो एज कंपेयर्ड विद नेट सेल्स, तो ये अच्छी बात है? नो, ये अच्छी बात नहीं है। तो यानी ऑपरेटिंग रेशियो शुड बी लो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो अगर लो है इसका मतलब फेवरेबल है, ऑपरेटिंग रेशियो हाई है इसका मतलब अनफेवरेबल है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पज है कि उस क्वेश्चन के थ्रू
उस कॉन्सेप्ट को मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर लोअर ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा है तो ये शो करता है बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, लेकिन अगर इसकी जगह हायर है तो ये शो करता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है एज रिलेटिव टू सेल्स के रिलेशन में वो ज्यादा है, ठीक है, ये शो करता है लोअर एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एनालिसिस इन विच फर्म रेशियो वैल्यू, एक एनालिसिस जिसमें फर्म रेशियो वैल्यू आर कंपेयर टू दोज ऑफ द की कॉम्पिटिटर आर ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर प्राइमरीली टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको वो एनालिसिस बताना है जिसमें फर्म की जो रेशियो वैल्यू है इसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, की कॉम्पिटिटर यानी मेन कॉम्पिटिटर या ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कहां कहां पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको वो एनालिसिस का बताना है, उस एनालिसिस को क्या कहते हैं, क्या उसको टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, कंबाइंड एनालिसिस कहते हैं, बेंचमार्किंग कहते हैं, या नन ऑफ दीज। किस एनालिसिस में फर्म के रेशियो को उस फर्म के रेशियो को कॉम्पिटिटर के रेशियो से या ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर के रेशियो से कंपेयर किया जाता है, किस एनालिसिस में ऐसा होता है बताइए। तो देखिए मैं सारे ही जो पॉइंट्स है उनके बारे में बताती हूँ। देखिए एक होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या है, फर्म जो है उसके रेशियोज को डिफरेंट टाइम जोन में कंपेयर किया जाता है। जैसे सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रेशियो ले लेते हैं, जैसे करंट रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2023 में कितना था, 2024 में कितना था, 2025 में कितना था, 2026 में कितना था। तो इस तरीके से अगर कंपेयर किया जाए किसी फर्म के डिफरेंट टाइम जोन में उस रेशियो को कंपेयर किया जाए तो इसको कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। डिफरेंट टाइम जोन में उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्या है, कंबाइंड एनालिसिस। कंबाइंड एनालिसिस बेसिकली टाइम सीरीज कंबाइंड एनालिसिस क्या होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंबाइंड एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ये तो पता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या है, डिफरेंट कंपनीज को जब हम कंपेयर करें सेम साल में, यानी एग्जांपल लेते हैं 2025 में ही कंपनी ए का नेट प्रॉफिट, कंपनी बी का, सी का, डी का, ई का, इन डिफरेंट कंपनीज का नेट प्रॉफिट रेशियो क्या था, इस तरीके से जब हम कंपेयर करें तो इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है। और दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइंड, ठीक है। तो ये हो गया। अब कौन सा एक बच गया इसमें ऑप्शन में, अगला बच गया बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग क्या होती है ये जरा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बेंचमार्क मतलब होता है कि स्टैंडर्ड, ठीक है। बेंचमार्क कहते हैं ना, बेंचमार्क तय कर दिया है, इससे कम में नहीं चलेगा, ये बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क की ही बात दरअसल यहाँ पे चल रही है। बेंचमार्क वो प्रोसेस होता है जिसमें फर्म के जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं या जो परफॉर्मेंस होती है इसको कंपेयर किया जाता है इंडस्ट्री के एवरेज से या ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर से, या जो लीडिंग कॉम्पिटिटर उस फील्ड का जो सबसे ऊपर का कॉम्पिटिटर है, नंबर वन कॉम्पिटिटर है, उससे कंपेयर किया जाता है। तो इसको कहते हैं बेंचमार्किंग, यानी इस कॉम्पिटिटर ने बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब जितनी छोटी छोटी कंपनीज हैं ये सब इससे क्या है, कंपेयर करेंगे। तो दिस इज बेंचमार्किंग। इससे अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसे इंप्रूव कर पाते हैं। तो दिस इज बेंचमार्किंग एंड यहाँ पे इसी की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टाइम सीरीज में क्या होता है, कंपनी के रेशियो को डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में कंपेयर किया जाता है। कंबाइंड में टाइम सीरीज एनालिसिस एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस दोनों होता है। बेंचमार्किंग में होता है फर्म के रेशियो को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से या कॉम्पिटिटर से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे बेंचमार्किंग की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है। कहां से ये न्यूमेरिकल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये न्यूमेरिकल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है डिटेल में, सीवीपी एनालिसिस पढ़ाया है मैंने। सीवीपी एनालिसिस या मार्जिनल कॉस्टिंग कह लीजिए, ब्रेक इवन एनालिसिस कह लीजिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराए हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ द नेट सेल्स इज 1 लाख, नेट सेल अगर 1 लाख है, प्रॉफिट 10,000 है, व्हाट विल बी द पॉसिबल पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होगा, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 70% है सेल की, तो पीवी रेशियो क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। नेट सेल्स 1 लाख की है, प्रॉफिट 10,000 का है, पीवी रेशियो क्या होगा अगर वेरिएबल कॉस्ट क्या है 70% ऑफ सेल, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले पीवी रेशियो पूछा जा रहा है, तो पीवी रेशियो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो होता है सी बाई एस, मैंने पढ़ाया है तो वहां पे शॉर्टकट सबके बताए। देखिए पीवी रेशियो क्या है, सी बाई एस। सी मतलब होता है कंट्रीब्यूशन,
ठीक है। एस मतलब होता है सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। फॉर्मूले याद करने का बहुत आसान आसान तरीका भी मैंने बताया हुआ है वहां पे। तो पीवी रेशियो क्या है, सी बाई एस यानी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स। ठीक, सेल्स क्वेश्चन में दी है क्या, सेल्स हाँ ये दी हुई है। कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स क्वेश्चन में दी है क्या, हाँ दी हुई है 1,00,000। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी है क्या, नहीं दिया नहीं है। ये लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 70% ऑफ सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 70% ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब 1,00,000, यानी वेरिएबल कॉस्ट 70% है, यानी 70,000 है। तो 1,00,000 में से 70,000 माइनस किया तो ये आ गया 30,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 30,000। तो इसको उठा के अब इस फॉर्मूले में पुट करें तो पीवी रेशियो क्या होगा, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन कितना है 30,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितनी है 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 30%। तो आपका ये पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा 30%। ये देखिए सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाली, 70,000 आया। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस कंट्रीब्यूशन ये 30,000 आया, इस कंट्रीब्यूशन को उठा के इस फॉर्मूले पुट किया। पीवी रेशियो क्या होता है, सी बाई एस मल्टीप्लाइड बाई 100। सारे फिगर उठा के पुट किया, आ गया पीवी रेशियो 30%। ठीक है, अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में एक जानकारी और दी गई है जिसको हमने यूज नहीं किया है क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि प्रॉफिट इज 10,000। ठीक है, प्रॉफिट का भी फिगर दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का फिलहाल यहाँ पे कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। देखिए कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला तो ये है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। डिटेल में मैंने कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया है, दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सपोज करिए इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो ना पूछ के फिक्स कॉस्ट पूछ लेता तो आपको क्या करना होता, आप कंट्रीब्यूशन तो निकालते, उसके बाद इस फॉर्मूले की मदद से पेन हाँ, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से प्रॉफिट दिया है 10,000, कंट्रीब्यूशन आपने निकाला है 30,000, तो यहां से आप फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे यूज होता फिर। ठीक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या पता फिक्स कॉस्ट पूछ लेते ना, तो इस तरीके से तो प्रॉफिट जो है वहां इस तरीके से यूज हो जाता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो समझ में आ गया 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला जो क्वेश्चन है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, डिटेल में मैंने पढ़ाया है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी वाला टॉपिक। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन वहां से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेयर ऑफ अ कंपनी इज परचेज्ड हायर देन द बैलेंस शीट वैल्यू। ठीक है, द डिफरेंस इन वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज, अभी मैं क्वेश्चन समझाती हूं, एज लॉस ऑन परचेज, प्रॉफिट ऑन परचेज, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से है। होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी दूसरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है विच होल्ड्स मोर देन 50% शेयर इन अदर कंपनी। होल्डिंग कंपनी को चलिए एच लिमिटेड कंपनी से कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर होते हैं दूसरी कंपनी के, उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। एंड सब्सिडरी कंपनी जिसके मेजोरिटी ऑफ शेयर दूसरी कंपनी के पास होते हैं। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी इसके जब शेयर खरीद रही है, ठीक है, तो कुछ प्राइस पे करनी हो रही है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी कुछ प्राइस पे करती है सब्सिडरी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के जो एसेट परचेज कर रही है, जो शेयर वगैरह परचेज कर रही है, उसका कुछ वैल्यूएशन होगा। तो अगर होल्डिंग कंपनी ज्यादा अमाउंट पे कर रही है, सब्सिडरी कंपनी के एसेट या जो बैलेंस शीट की वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट पे कर रही है, सवाल यही है ना कि शेयर ऑफ द कंपनी इज परचेज, यानी शेयर जो है इस कंपनी के परचेज किए जा रहे हैं हायर देन द बैलेंस शीट वैल्यू, यानी बैलेंस शीट वैल्यू से हायर प्राइस पे अगर परचेज किए जा रहे हैं, तो जो डिफरेंस इन वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे, ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए एक मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखिए सपोज करिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, वो सामान आप 1.5 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए कोई सामान आप खरीद रहे हैं, आप 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं उस सामान को खरीदने का,
जबकि उस सामान की जो वैल्यू है ना, जो बैलेंस शीट वैल्यू है या जो ऐसे वैल्यू है उसकी, वो 1 लाख की है, बट फिर भी आप 1.5 लाख पे करके वो सामान खरीद रहे हैं। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी। वो जो कंपनी है उसका मार्केट में गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है, उसका नाम है, इसलिए आप 50,000 एक्स्ट्रा पे करके भी उस चीज को खरीद रहे हैं। 1 लाख की चीज को आप 1.5 लाख में खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी, कंपनी का गुडविल है मार्केट में, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर सपोज करिए जो कंपनी है उसकी शेयर की जो वैल्यू, जितने शेयर आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू है 80,000, ठीक है। नहीं 80,000 नहीं, 1 लाख कर लेते हैं। जो शेयर है उसकी वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। लेकिन आप उसको 80,000 में खरीद रहे हैं। जो डील हुई उसमें तय हुआ कि आप 80,000 में खरीदेंगे। जो शेयर है उसकी वैल्यू, सब्सिडरी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन हो रहा है तो वो 1 लाख के शेयर बन रहे हैं, लेकिन आप उसको 80,000 में खरीद रहे हैं। तो क्या है, 1 लाख की चीज को आप 80,000 में खरीद रहे हैं ना, तो ये तो फायदा हो गया। तो इट इज अ प्रॉफिट। ये आप जो परचेज कर रहे हैं इसमें प्रॉफिट है। दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट गोज इन कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल प्रॉफिट है और ये कैपिटल रिजर्व में जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस यही लॉजिक है। वैसे अगर और डिटेल में आपको समझना है तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे और अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप समझ सकते हैं। तो होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को खरीदती है तो क्वेश्चन में यही है कि अगर हायर प्राइस पे करती है, जो भी नेट एसेट का जो वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू, उससे हायर प्राइस में पे करती है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहां जाता है? दैट इज गुडविल। ये गुडविल होता है, ठीक है। 1 लाख की चीज को आप 1.5 लाख में खरीद रहे हैं, 1 लाख की चीज को आप 1.5 लाख में खरीद रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए पे कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ कंपनी। तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज अ गुडविल। तो इस क्वेश्चन का मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया होगा। गुडविल इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आज हम यहीं तक रखते हैं। अगला लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 16 में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।